आपके साथ रियाज शेख। आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ हमारे चैनल TNN 24 न्यूज पर। लगातार इसे देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद। सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है। 2014 के बाद में जो है उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ये हमारे जो है गृह मंत्री जो है अमित शाह साहब, उन्होंने शुरू में जो बयानात दिए वो बयानात जो है ऐसे नहीं थे। हाँ, ये और बात है कि उन्होंने राज्यसभा में और पार्लियामेंट में यकीन दहानी कराई है, तो हम इस पर उसके उनके शुक्रगुजार हैं। अबे तुम्हारे पूर्वजों ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, हम भारत के लिए हम अंटार्कटिका से आए हैं, अभी तुम प्रमाण पत्र पहले लाकर पेश करो। हमारा ये कहना है कि अवैधानिक जो डिसीजन आप ले रहे हो, संविधान के दायरे में रह के संविधान के हिसाब से चलिए। अगर संविधान को छोड़ने की, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को छोड़ने की और उसको छूने की कोशिश करोगे तो यहाँ की जनता, ये हिंदुस्तानी जनता, ये भारतीय जनता आपको यहाँ से खत्म कर देगी। इनकी 14 की घोषणा थी, सबका विकास सबका साथ, तो न इनको विकास करना है न किसी का बात और भेदभाव की राजनीति चंद लोग इस मुल्क के अंदर कर रहे हैं और देशवासियों में आपस में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ रियाज शेख। हमारे भारत में NRC को लेकर यानी कि संशोधन बिल जो है वो पास किया गया है लोकसभा और राज्यसभा में भी, लेकिन देश भर के मुसलमान उसका विरोध कर रहे हैं। NRC बिल भी पास किया गया। ऐसे कई मुद्दे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। नागपुर में फवारा चौक पर यहाँ भी प्रदर्शन चल रहा है। कल यानी कि कल गुरुवार को भी अकोला में भी प्रदर्शन किया गया, सभी तरफ किया जा रहा है। लेकिन आज नागपुर में हम सिराज अहमद सर से बात करेंगे कि किस बात को लेकर ये विरोध जताया जा रहा है और सरकार की मंशा क्या है, सरकार चाहती क्या है, वो भी बात करेंगे। सिराज सर, आपका TNN 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। क्या संशोधन बिल जो है पास हुआ है अभी राज्यसभा में, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? ये देखिए, ये हमारे मुल्क भारत का एक संविधान है। वो संविधान में जो है मजहब के बिना पर किसी को कोई फ़र्क नहीं किया गया है, बल्कि किसी भी मजहब का मानने वाला हो, हर एक को जो है यहाँ भारत में बराबर हक दिया गया है। और अब तक जो है जितने कानून बनते रहे, कायदे बनते रहे, वो सारे कानून जो है सब लोगों के लिए एक जैसे बनते रहे। लेकिन ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि NRC में जो है सारे समुदाय को शामिल किया जा रहा है। मुसलमानों के साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है कि उनको जो है घुसपैठिए कहा जा रहा है, जबकि वो भी जिस तरीके से और दूसरे लोग इस शहर यहाँ रह रहे हैं, इस मुल्क में मुसलमान भी बहुत दिनों से रह रहे हैं। हो सकता है कि किसी के पास डॉक्यूमेंट हो, किसी के पास डॉक्यूमेंट ना हो। और अगर ये कहा, सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि मुसलमानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, 2014 के बाद में जो है उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ये हमारे जो है क्या नाम, वजीर दाखिला साहब, गृह मंत्री जो है अमित शाह साहब, उन्होंने शुरू में जो बयानात दिए वो बयानात जो है ऐसे नहीं थे। हाँ, ये और बात है कि उन्होंने राज्यसभा में और पार्लियामेंट में यकीन दहानी कराई है, तो हम इस पर उसके उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन पहले जो उनके बयानात थे, उन बयानात की वजह से मुस्लिम समुदाय में शक व शुबहा जो है ज़्यादा पैदा हो गया है और वो इस बिना पर घबराए हुए हैं। और अगर एक जैसा कायदे कानून बनता है। एक बात बताइए कि NRC में क्या तकलीफ होने वाली है मुसलमानों की, किस चीज़ की प्रॉब्लम आने वाली है? NRC में जैसे तकलीफ मुसलमानों को ये आ सकती है कि बहुत से लोग हैं जो गरीब हैं, जिनके पास ना कोई मकान है, ना ज़मीन जायदाद है, और जो है ना कोई यानी मकान का बैनामा है। अब उनके पास 1951 या 1947 से पहले के कोई प्रूफ नहीं, कोई कागजात नहीं है। हाँ, तो उनको जो है ये टारगेट किया जा सकता है कि भाई तुम यहाँ के रहवासी नहीं हो। 1 मिनट के लिए रुकूंगा। दर्शकों में आपको ये भी बताता चलो कि बांग्लादेशियों के लिए यानी घुसपैठियों के लिए ये कानून अमल में लाया गया था, लेकिन धीरे धीरे सरकार ये पूरे देश में लागू किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये कि हमारे यहाँ रोज़गार कम है। रोज़गार कम होने के साथ साथ अगर ये भी ज़बरदस्ती अगर थोपा जाए तो कहाँ 200 रुपये रोज़ कमाने वाला कहाँ अपना धंधा और व्यापार छोड़ के इस कागज़ों को जमा करते बैठे रहेगा। तो हमारे साथ बने हैं सिराज सर, हम उनसे फिर दोबारा बात करेंगे। सर, एक बात ये बताइए कि ये घुसपैठियों जो होते हैं, जैसा कि पाकिस्तान की पकड़ लो, बांग्लादेशी पकड़ लो, रोहिंग्या मुसलमान जो आए हुए, वो कहीं के भी हो, कहीं के, तो उन्हीं के लिए अमल में लाया गया था। लेकिन अभी धीरे धीरे अब जैसे आसाम की बात ले लीजिए, आसाम में जो है 1971 के पहले के 1970 से पहले के जो है कागजात मांगे गए। तो अब जो गरीब होते हैं, जिनके पास कोई मकान नहीं, कोई ज़मीन नहीं,
तो वो कहाँ से प्रूफ लाएंगे, क्या प्रूफ लाएंगे? और उनको अपने खाने पीने का होश नहीं होता है तो कागजात वगैरह कहाँ इकट्ठा करेंगे? और अगर मुसलमानों में ये डर है कि जैसे हमसे 1947 या 1950 से पहले के कागजात मांगे गए, तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके पास कोई ज़मीन जायदाद नहीं, कोई बैनामा वगैरह नहीं है, या उनके वालिद का पहले जो है इतना ज़्यादा बर्थ सर्टिफिकेट और इसी तरीके से डेथ सर्टिफिकेट वगैरह बनाने का कोई एहतमाम था नहीं। हाँ, अब ये हो रहा है 15-16 सालों से, तो इतने पुराने अगर कागजात मांगे गए तो कहाँ से पेश कर सकेंगे? और बहुत से गरीब ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए देहात में उनके पास थोड़ी ज़मीन थी, लेकिन देहात में उनकी जो है रोजी रोटी नहीं चल रही थी, उन्होंने वो थोड़ी ज़मीन बेचे और बेच करके कहीं बम्बई शिफ्ट हो गए, कलकत्ता में शिफ्ट हो गए, मद्रास शिफ्ट हो गए, वहाँ रोजी रोटी कमा रहे हैं। अब वो जो उनके पास ज़मीन का पुराना प्रूफ था वो भी प्रूफ गया, हालांकि वहीं के रहने वाले बाप दादा के ज़माने से, तो उनको ये परेशानी आ सकती है। एक सवाल मैं सबसे हटकर पूछूंगा आपसे, जो काफ़ी अच्छा सवाल है कि सिर्फ मुस्लिम समाज ही इसका विरोध कर रहा है, बाकी दूसरे समाज इसका विरोध क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, दूसरा समाज इसलिए विरोध नहीं कर रहा है कि हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह साहब के जो शुरू से बयानात रहे, जैसे सबसे पहले उन्होंने बंगाल में मेरे ख्याल से बयान दिया, और फिर उसके बाद उनसे बात जो है एंकरों ने भी पूछने वालों ने भी पूछा, और इसके बाद भी उन्होंने कई जो है इंतखाबी रैलियों, चुनावी रैलियों में उन्होंने ये बात कही कि सिख का नाम लिया, जैन का नाम लिया, बुद्ध का नाम लिया, हाँ, और भी जो है हिंदू और दूसरे लोगों का नाम लिए, लेकिन उसमें उन्होंने कभी मुसलमानों का नाम नहीं लिया। इससे जो है मुसलमानों को डर पैदा हो रहा है, इससे तशवीश पैदा हो रही है। सम्मान के साथ जिए, ये हमारे मुजाहिदीन का, जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए जो है बहुत जद्दोजहद की थी। हो क्या रहा है, चंद फिरका परस्त ताकतों के मुट्ठियों में देश आ गया है और वो मन मालदार है। ये जात पात और भेदभाव की राजनीति चंद लोग इस मुल्क के अंदर कर रहे हैं और देशवासियों में आपस में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, देश का बंटवारा चाह रहे हैं। भैया पड़ता है वो बहुत ही घातक है। शायद अपने काम गवर्नमेंट से जो पॉलिसीज है उससे ध्यान हटाकर हम इसको ही सीधा करने के लिए लग जाएंगे। 3 सालों में और भयानक कानून बनेगा। जो डिटेंशन की बात आपने कही, जनाब असम में डिटेंशन चल रहे, जिन मुसलमानों के पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और आपके डॉक्यूमेंट्स मिल भी गए तो इतने आड़े तिरछे हैं। मोहम्मद रफीक अब्दुल करीम शेख, क्या नाम है? मोहम्मद रफीक अब्दुल करीम शेख। और जब स्कूल में गए थे तो वहां पे सुनील बाबू बैठा था, मोहम्मद करीम अब्दुल रफीक शेख, मोहम्मद करमिया रफीक शेख। 8 सब्जेक्ट में MA, MAd, MPhil, होशियार था करके ठीक। मेरा नाम जावेद अहमद अब्दुल गनी अब्दुल कादर कुरैशी। डॉक्यूमेंट अकल आने के बाद जावेदा तीनारा हिंदू भाव होता, त्याने तुमचं नाव नाही कळत। फिर मेरे को बोलेगे डॉक्यूमेंट लाया जावेद मियां, ये जावेदा कौन है बता? नहीं छू लिख के ला। किससे? तहसीलदार से। तहसीलदार के पास में गया, तहसीलदार बोलता जा पहले कोर्ट से लेकर आ। कोर्ट में जाऊंगा, कितना पैसा, एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कितना टाइम, कितनी बर्बादी, कितना पैसा, और ये सब करके मुझे क्या साबित करना है? क्या साबित करना है? मैं भारत का हूं। अबे तुम्हारे पूर्वजों ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, हम भारत के लिए, हम अंटार्कटिका से आए हैं। अभी तुम प्रमाण पत्र पहले लाकर पेश करो। असली भारत के नुमाइंदों की पहचान है उसका धंधा। खेती करने वाला भारत का मूल नुमाइंदा है। खेती पाकिस्तान में नहीं होती रे, खेती अमेरिका में नहीं होती, खेती भारत में होती है। तो जितने भी खेती से जुड़े हुए हिंदू या मुसलमान हो, वो भारत के लोग हैं। जरा इन लोगों को एक गट्ठा बाजार पर देकर, इन बेवकूफों को जो संसद में बैठे, बोलना 1 महीना 5 बाजार करके बता, तेरे को मालूम होता मूल भारतीय होना क्या है। ये जो संसद में सफेद कोट बैठे हैं, भारत की नागरिकता तय कर रहे हैं, इन कमीनों को बोलो सिर्फ 2 चुना। कितने? मुर्गिया कहां से आ रही? मुर्गिया का नेशनलिज्म क्या है? मुर्गे की नागरिकता क्या है? इन सबको बोलना 2 हफ्ते तक मुर्गी की दुकान पर बैठो, पूरा नेशनलिज्म समझ में आ जाएगा तुमको। मुसलमानों से तोड़ना चाहते हो? अरे अशफाकुल्लाह क्या सिख के लिए मरा?
अस्पात देश के अंदर रह रहे हैं और वो देश जिस संविधान के अनुसार चलता है वो संविधान हमारा सबका है। उस संविधान ने हम सबको अपने मौलिक अधिकार दिए हैं। कानून पास हुआ है ये संविधान के खिलाफ, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसके मूलभूत सिद्धांत उस उसूली बुनियाद को यहाँ पे अपने साथ लेकर इस लड़ाई को लंबी लड़ाई है। बस इतना कहकर ही मैं अपनी बात को खत्म करूँ। जी हाँ भाई, वो जो माइक के पास जो लोग खड़े हैं, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा खामोशी, जब कोई मुकर्रिर बोले उसकी बातों को बड़ी ध्यान से सुने। ये वो लोग हैं जो रात दिन किताब पारिक साहब से दरखास्त गुजारूं, वो आए और अपनी बातों, अच्छा यही से भाई ये मुकर्रिर से मैं ऐलान कर रहा हूँ, उनके पास वक्त सिर्फ 10 मिनट है, 10 मिनट में अपनी बातों करें। माइक के ऊपर हाजी अब्दुल वहाब पारिक साहब। बहुत सारी बात यकीनन ये बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में भी पास हो गया है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस पर साइन कर दिया है। हकीकत ये है कि ये बिल हकीकत में संविधान के खिलाफ पास हुआ है और इसमें इंसाफ मिलने के लिए हमारे जो अकाबरीन, हमारे बुजुर्ग जो हैं और इस देश के वासी जो हैं, वो सब मिल करके हम इस बात को समझ रहे हैं कि ये इंसाफी हो रही है एक वर्ग और एक समुदाय के साथ। और मैं अल्लाह की जात से अनुरोध करता हूँ करनी है हमें, हमारे खुद में जो तब्दीलियां लानी है वो हमने आज तक लाई नहीं। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि कस्तूरचंद पार्क के बड़े स्टेज पे जो खुशी मुझे नहीं हुई वो आज यहाँ रास्ते पे होकर मिल रही है। तो ये हमने खुद में बदलना चाहिए, ये खुद में हमने ये समझना चाहिए और हमने लड़ने के लिए आना चाहिए। जमीयत के लोगों ने ये जो आज का धरना रखा है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मुझे जो बुलाया उसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और ये हमने ज़हन बनाना चाहिए, ये वन टाइम इवेंट ना हो। मैंने यहाँ के बड़े लोगों को कहा है कि ये वन टाइम इवेंट ना हो। अभी असेंबली आ रही है, 16 तारीख से असेंबली है। अगर हम 25,000 से लेकर 50,000 तक लोग अगर 16 से 21 के बीच में अगर रास्ते पे हमारे एक बात समझ में आना चाहिए कि हमारी संख्या की ताकत जो है ये बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। और ये संख्या की ताकत जो है ये अगर हम रास्ते पे उतारेंगे और बहुत शांति के तरीके से निकालेंगे, डेमोक्रेटिक वे से निकालेंगे, जो हमको कानूनी अधिकार है वो कानूनी अधिकार के दायरे में हम निकालेंगे, तो इनको हिलना है। और मैं आपको भरोसा देता हूँ कि अम्बेडकरी समाज जो हरदम संघर्ष करता है, अम्बेडकरी समाज के बारे में यहाँ का जो एसबी वाला है, यहाँ का जो आईबी वाला है, वो भी उनके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि उनको मालूम है कि इनका कोई भी आदमी हो, वो झोपड़पट्टी में रहने वाला हो या मेरे जैसा जो क्लास 1 ऑफिसर रहा वो भी रहा, वो कब झुकता है और कब घोषणा देता है और कब पत्थर फेंक के मारता है, ये किसी के प्रेडिक्शन की बात नहीं रहती। मैं समझता हूँ ये जो लक्षण है अम्बेडकरी समाज का, ये लक्षण जो है ये हमारा सुरक्षा कवच है। ये कानूनी कवच से भी हमारा बड़ा, इसकी वजह से बाकी सब जो लोग हैं जिनके बुरे ख्यालात है। मैं मिलिंद पखाले। क्या लगता है सर आपको कि ये कैप जो है ये सभी पास होना चाहिए? नहीं, कैप की सिर्फ बात नहीं है, ये कैप जैसे एनआरसी जैसे और कोई मसले आते जाएंगे और ये मसले खड़े करना और लोगों को उलझन में डालना इनका मेन काम है। आपका जो बेसिक जो प्रॉब्लम है अपने, वो शिक्षा का प्रॉब्लम रहे, स्वास्थ्य का प्रॉब्लम रहे, आर्थिक उन्नति का प्रॉब्लम रहे, इससे लोग दूर रहे और वो अपने मामले में उलझे रहे, इसलिए सब ये ऐसे मसले लाते जाएंगे। क्या लगता है आपको वापस होगा बिल? नहीं, वापस होगा कि नहीं होगा वो तो उनकी सोच है। और जो लोग ये कर रहे हैं वो खुद सुप्रीमसिस्ट लोग हैं। सुप्रीमसिस्ट का मतलब समझते हैं आप? वो समझते हैं कि हम सबसे ऊंचे हैं, मैं जो करूँगा वो सही है, वो भले ही आपके लिए करूँगा, आपके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और वो इसलिए सही डिसीजन है क्योंकि मैं सुप्रीम हूँ। तो ये उनका जो धर्म से आया हुआ जो उनका अहंकार भी एक इतना अच्छा शब्द नहीं उनके उसके लिए, तो वो जो उनकी सुप्रीमेसी नहीं, इससे सीख लेना चाहिए। ये कोई आज का मसला नहीं है, ये कल जो मसले हुए थे उसका भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे मसले आते जाएंगे और हमने उसका विरोध करना चाहिए और जम से विरोध करना चाहिए, संख्या में विरोध करना चाहिए। अगर हम ये संख्या में विरोध करेंगे तभी उसका सोल्यूशन है, अदरवाइज का कोई। जावेद पाशा साहब मेरे साथ है जो संशोधन बिल के खिलाफ में। आर्टिकल 14 को आप देखोगे तो 14 संविधान को, विधायिका को ऐसा कोई भी कानून
जो किसी धर्म पर, जात पर, वंश पर, लिंग पर आधारित हो बनाने की मनाही करता है। के अंदर अमेंडमेंट करके बनाया गया जिसमें हिंदू और मुसलमानों को बाइफरगेट किया गया है, अलग अलग ध्रुवीकरण किया गया है। हम भारत के अवाम की इस ध्रुवीकरण की प्रोसेस का विरोध कर रहे हैं। हम लोग कैप का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि रिफ्यूजी को नागरिकता दो, इस बारे में हमें कोई भी दुमत नहीं है, उन्हें देना चाहिए मानवता के आधार पर। लेकिन हिंदू को दोगे, क्रिश्चियनों को दोगे, पारसियों को दोगे, जैनों को दोगे, लेकिन मुसलमानों को बाहर निकालोगे। ये जो ध्रुवीकरण धार्मिक किया है, ये संविधान की बुनियादी आत्मा जिसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बड़ी मेहनत से बनाया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये प्रॉपर्टी हमें जो सौंपी है सेकुलरिज्म की, उस पर हमला है। हम इस हमले का विरोध कर रहे हैं। आप अगर समझो एनआरसी लागू हो जाता है, और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि 1000 लोग बगैर डॉक्यूमेंट के पाए जाते हैं, उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। 1000 में 500 मुसलमान है और 500 गैर मुस्लिम है। तो ये कानून ये कहता है कि 500 गैर मुस्लिम जो है उनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है तो भी वो इस देश के नागरिक कहलाएंगे। लेकिन 500 मुसलमान जिनके कई पीढ़ियां भारत में गई, लेकिन अशिक्षा के कारण उनके पास में यदि डॉक्यूमेंट नहीं है तो वे भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे। उनको सिद्ध करना पड़ेगा वे कहाँ से आए हैं। वे पाकिस्तान से आए हैं, वे अफगानिस्तान से आए हैं, वे इराक से आए हैं, वे ईरान से आए हैं, जबकि वे कहीं से नहीं आए। उनकी पीढ़ियां न पीढ़ियां भारत में व्यवसाय कर रही है, भारत में तिजारत कर रही है, मेहनत कर रही है, लेकिन माना नहीं जाएगा। फिर उन्हें कहाँ भेजा जाएगा? डिटेंशन में भेजा जाएगा। डिटेंशन के जेल बना रहे हैं ये लोग, वो जेल में भेजा जाएगा और उनको जेल में रहना होगा। जिसने अपने पसीने से इस भारत की जमीन सींची, जिसने 3-3 पीढ़ियां इस भारत को अपने मेहनत के पैसे का टैक्स दिया, जिससे स्कूलें बनी, जिससे हॉस्पिटल्स बने, जिससे बड़े बड़े तामीरी काम हुए, अब उसी मुसलमान को, केवल वो मुसलमान है और उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है इसलिए डिटेंशन सेंटर में जाना पड़ेगा। और केवल एक हिंदू है जिसके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है तो भी वो हिंदू करके, यानी ये राष्ट्र जो है वो धार्मिक राष्ट्र बनाने की जो पहल इसके आपसे की है, ये हमला महात्मा गांधी जी पर है। धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाने की गोलवलकर और सावरकर की जो सोच है, उस सोच को इस कानून के जरिए इंप्लीमेंट करने का काम किया है। ये हमला महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज पर है और ये हमला छत्रपति शिवाजी महाराज पर है। आपको क्या लगता है कि सरकार की क्या मंशा है? चैलेंजेस दूसरे है। सरकार इस चैलेंजेस से पूरी जनता का ध्यान हटाना चाहती है और हिंदू मुस्लिम की ऐसी दो फाड़ करने की योजना बनाकर आपके सामने पेश की है। असली चैलेंज ये है कि नोटबंदी के बाद में 21 करोड़ नौकरियां चली गई। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आज भारत में पूरे आदिवासियों से 35% आदिवासियों के पास में उनके इलाके नहीं रहे। चैलेंज ये है कि 130 करोड़ का गुणगान करने वाले ये सरकार के पास में है, 33 करोड़ औरतों के पास में व्यवसाय नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन के पास में है, शिक्षा नहीं है। ये चैलेंजेस है। मुसलमानों में 50% मुसलमान तो बेचारे रास्ते पर धंधा करते हैं। टोटल मुसलमानों में अगर 30 करोड़ पकड़ा जाए तो 16 करोड़ के पास में रहने के लिए घर नहीं है। ये चैलेंजेस है। सरकार के पास में ये चैलेंजेस है कि भारत के चाहे हिंदू हो या मुसलमान, नौजवानों के 51% नौजवानों के पास में कोई भी व्यवसाय नहीं है। इससे ध्यान हटाने के लिए वे कैब लेकर आइए। कैब की जरूरत ही क्या है? दिल्ली में फिल्म कलाकार किशन ने तो साफ तौर पे कह दिया है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बराबर, किशन तो कहेगा ना। बाबा साहब जब संविधान बना रहे थे तब भी गोलवलकर कह रहे थे, तो बना थोड़ी ना। बना तो बाबा साहब के संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, वो तो कहेगा ना। अगर कोई मुसलमान उठ के कह देगा कि ये राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र बनना चाहिए, हम उसका भी विरोध करेंगे। कोई सिख कहेगा कि ये सिख राष्ट्र बनना चाहिए, हम उसका भी विरोध करेंगे। कोई कहेगा कि ये बौद्ध राष्ट्र बनना चाहिए, हम उसका भी विरोध करेंगे। और कोई कहेगा कि कोई ईसाई राष्ट्र बनना चाहिए, हम उसका भी विरोध करेंगे। क्योंकि कह देगा कि ये राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र बनना चाहिए, हम उसका भी विरोध करेंगे। कोई सिख कहेगा कि ये सिख राष्ट्र बनना चाहिए, हम उसका भी विरोध करेंगे। कोई कहेगा कि ये बौद्ध राष्ट्र बनना चाहिए, हम उसका भी विरोध करेंगे। और कोई कहेगा कि कोई ईसाई राष्ट्र बनना चाहिए, हम उसका भी विरोध करेंगे। क्योंकि धर्म आप हिंदू राष्ट्र या बौद्धिस्ट या राष्ट्र बनेगा, हम उसका भी विरोध करेंगे। और सिख का अगर बनेगा तो हम भी उसका भी विरोध करेंगे। बिल्कुल। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये कैब का विरोध सिर्फ मुस्लिम ही कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। आज आप जाकर देखिए, हमारे मंच पे बुद्धिस्ट बैठा हुआ है, हमारे मंच पे क्रिश्चियन बैठा हुआ है, हमारे मंच पे हिंदू बैठा हुआ है। जो समझदार भारत के नागरिक है, जो नागरिक है सेकुलर नागरिक, वो धार्मिक राष्ट्र नहीं चाहते। किसके भलाई का धार्मिक राष्ट्र? मुझे बताइए ना। धार्मिक राष्ट्र किसी के भला का नहीं है। जो भला का है वो संवैधानिक राष्ट्र है। जो संवैधानिक राष्ट्र सबको समान अधिकार देता है। जैसा आप पूछ रहे हिंदू राष्ट्र बनने की सब वो कलाकार वगैरह ये कर रहे हैं, तो आप ये भी देखिए ना, भारत के JNU के नौजवान छात्र रास्ते पर है।
गुवाहाटी में छात्र रास्ते पर है, आसाम में इसमें मुसलमान नहीं है। जो मारे गए दोनों इसके विरोध में वे दोनों हिंदू है। तो हिंदू कहकर धर्मांध होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, सेकुलर होता है। एक सवाल और पूछना चाहूँगा जावेद सर आपसे कि ये कैप कानून से पहले क्या रोजगार की जरूरत नहीं थी देश में? इतनी नहीं थी जितनी अभी पैदा हुई। ये 2014 के बाद में जो पैसा गायब हो गया, कहाँ गया? आप अरबों रुपए के रोड बना रहे, ग्रामीण क्षेत्र का व्यवसाय गया। क्योंकि पैसा रोलिंग होगा तो व्यवसाय चलेगा। जैसा आपका उदाहरण बता रहा हूँ, आपका महीना है 50,000 रुपया और आप 50 लाख का घर बना रहे, तो आपका 50,000 तो घुसेगा ना उधर, तो आप फैमिली कैसे पालोगे? यही सेम हालत भारत में हो गई है। भारत के विकास का जो पैसा था वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में लगा दिया। अब भारत के पास में पैसा नहीं है, जनजाति के पास में पैसा नहीं है, माइनॉरिटी के पास में पैसा नहीं है। ये सब बर्डन सरकार पे आ रहा है। तो ये बर्डन को पूरा करने के बजाय ये ऐसे ऐसे आर्टिकल बनाकर दुनिया और देश के लोगों का ध्यान उधर खींचना चाह रही है, इसका प्रोपेगेंडा। जब मैं मोहम्मद शाहिद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विदर्भ प्रेसिडेंट होने के नाते आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दीगर संगठनों के तरफ से जमीयत उलमा हिंद ने एक कैप बिल और एनआरसी जो बिल आने वाला है उसके खिलाफ एक एहतजाजी दर्जा नागपुर के संविधान चौक पर आयोजित किया था। आज ये जो धरना दिया गया, इसका मकसद ये था कि जो पिछले दिनों लोकसभा और राज्यसभा के अंदर में सिटीज़न अमेंडमेंट बिल 2019 को पास किया गया है, ये बिल असंवैधानिक है और ये भारत के संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन करता है। इस आर्टिकल के तहत बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया था, उन्होंने कहा था कि इस देश के अंदर में सबको समान अधिकार मिलेगा। इस देश के अंदर में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, सेक्स के नाम पर और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। आज भारत सरकार ने आरएसएस के इशारे पर और गोलवालकर और सावरकर के हिंदुत्व के जो उनका एजेंडा था, उस एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने राज्यसभा में और लोकसभा के अंदर में दोनों सदनों के अंदर में इस बिल को अपने जोर के बल पर पारित कराया है। हम इस बिल का पुरजोर विरोध करते हैं और हम ये राष्ट्रपति जी के पास में अभी हमने मेमोरेंडम भी भेज रहे हैं कि राष्ट्रपति जी से हम निवेदन कर रहे हैं कि वो इस बिल के ऊपर में साइन ना करें। उसके बावजूद भी अगर ये बिल अमल में आता है तो दूसरे संगठन इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दे रहे हैं। हमारी पार्टी की ओर से भी और जमीयत उलमा की ओर से भी और दीगर संगठन जो हिंदुस्तान के अंदर में अलग अलग इस बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं, वो सभी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हम गुहार लगाएंगे कि इस काले कानून को जो इस देश के संविधान को हट करता है, इस संविधान के आर्टिकल को हट करता है, उसे रद्द किया जाए और जो है मुसलमानों के साथ में और दूसरे दीगर साथ में जो भेदभाव किया जा रहा है इसको बंद किया जाए। मैं शकील पटेल एमआईएम का कार्यकर्ता। ये जो बिल कल पास हुआ है लोकसभा में और कल राज्यसभा में कैप सिटीज़न अमेंडमेंट बिल, ये बिल के खिलाफ आज जमीयत उलमा हिंद ने जो प्रोग्राम रखा गया, एहतजाजी प्रोग्राम, उसके अंदर हम सब शामिल हुए। एमआईएम की तरफ से उसका भरपूर सपोर्ट था। हमारा कहना है कि हम आज जो शामिल हुए, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों के ऊपर कल कोई जुल्म हुआ इसके लिए कल शामिल है, ये बात गलत है। ये जो हमला हुआ है ये यहाँ क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर यहाँ से मुसलमान को नहीं हटाया गया, मुसलमान जो बाहर से आने वाले थे उनको हटाया गया है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह कि संविधान के ऊपर हमला है। संविधान ये बोलता है कि 17 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई इंसान यहाँ पर आता है, चाहे फिर वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, अमित शाह बार ये दोहरा रहे हैं कि मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है, तो क्यों घबरा रहे हैं? भाई वही बताना चाह रहा हूँ कि कल ये जो नेशनल 1948 के बाद 17 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई यहाँ पर आता है तो उसको नेशनल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये अमेंडमेंट है। अब ये बिल ये बोलता है कि 1948 के बाद अगर कोई यहाँ पर आता है नेशनल रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो नेशनल रजिस्ट्रेशन की तारीख वो बोल रहे हैं कि 31 दिसंबर 2014 हो गई। अब सवाल ये होता है कि ये जो कैब है, ये कैब से अब एनआरसी आने वाला है। एनआरसी आएगा तो क्या होगा कि सारे लोगों को अपना यहाँ पे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि नेशनल रजिस्ट्रेशन जो 1948 में होता था, सारे के सारे लोगों को नेशनल में रहने वाले सब सारे नहीं मैं बता रहा हूँ कि सारे लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब इसके अंदर अगर कोई मुसलमान छोड़ के गैर मुस्लिम है और उसने अगर रजिस्ट्रेशन के अपने कागजात नहीं दिए तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो यहीं का बाशिंदा रहेगा। लेकिन जितने मुसलमान है वो सारे के सारे यहाँ के कलते जो रहेंगे वो विदेशी हो जाएंगे, उनको डिटेंशन करा। जैसे कि आसाम में हुआ, आसाम में 19 लाख लोग निकले
के लिए, उसमें से 4.5 लाख मुसलमान है, 15 लाख के करीब कहते हिंदू अदर दैन मुस्लिम है, वो 15 के 15 लाख लोग इसमें से बरी हो जाएंगे, सिर्फ 4.5 लाख लोग डिसीजन हुए। यानी बात ये है कि आने वाला एनआरसी है उसके अंदर मुसलमान को छोड़ के बाकी सब लोगों को कवर करता। जैसे कि मैंने अगर सेल्फ निर्णय कि मैं डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा और मेरा एक साथ दोस्त रमेश है वो ये डिसीजन लेता है कि मैं भी डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा, तो वो जो साथ का जो रमेश है वो तो बरी हो जाएगा, वो तो इस हिंदुस्तान का नागरिक रहेगा, लेकिन जो मुसलमान है वो नागरिक नहीं रहेगा। यानी ये जो एनआरसी आने वाला है उसकी तैयारी है, क्योंकि इनको मालूम है कि 5% कहते हिंदू आज भी ऐसा है जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और 5% मुसलमान नहीं। तो लेकिन आप अगर कहते आसाम की तरफ देखोगे तो 2 करोड़ 80 लाख की कहते वहाँ पे आबादी है, और वो 2 करोड़ 80 लाख का 5% यानी 14 लाख लोगों ने अपना एनआरसी अपना साबित नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो बाहर के आए, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। उसी तरह हिंदुस्तान एनआरसी यानी कि संशोधन बिल जो है, नागरिक संशोधन बिल, तो इसमें सारे समाजों के नाम दिया गया, सिख, ईसाई, दलित, सब सारे समाजों के नाम दिया गया, लेकिन मुस्लिम समाज का नाम कहीं भी नहीं दिखाई। ये तो क्या कहना चाहिए? नहीं कहते एनआरसी के अंदर जो आप बोल रहे हैं मेरे नज़र में तो एनआरसी के अंदर वो आदेश निकालेंगे कि सारे लोगों को एनआरसी देना है, जैसे कि आसाम में उनने निकाले वो सारे लोगों को एनआरसी देना है। लेकिन ये सीए भी उसके अंदर उनको अदर दैन मुस्लिम को प्रोटेक्ट करता है कि अगर वो एनआरसी के डॉक्यूमेंट दे या न दे फिर वो हिंदुस्तान के कहते नागरिक रहेंगे। अगर मुसलमान नहीं देता है, मुसलमान अगर वहाँ पे फेल हो जाता है तो वो यहाँ का नागरिक नहीं रहेगा। क्या ये एनआरसी को आगे जो एनआरसी आने वाला है उसको कहते उसको मदद करता है, उसको कहते कवर करता है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पूरा के पूरा संविधान के ऊपर हमला है। ये संविधान नहीं चाहता इस संविधान की अमेंडमेंट, क्योंकि एक बात बताइए, जब जिन्ना ने यहाँ पर कहते पाकिस्तान बनाया तो उसने बोला था कि तुम यहाँ से चले आओ, क्योंकि तुम्हारे पे जो बहुसंख्यक लोग हैं वो अत्याचार करेंगे, तुम्हारे को जीने के लिए, नौकरी के लिए, हर चीज़ के लिए तरसाएंगे। उस टाइम मौलाना आज़ाद ने बोला था कि नहीं, ये तुम्हारा देश है, यहाँ तुम्हारे आबो वतन रहे और यही तुम्हारा देश है और यहाँ पे तुम्हारे साथ कोई तफर्रके नहीं होंगे। इस बिल के जरिए ये आरएसएस की सरकार, ये बीजेपी की सरकार जिन्ना को सही साबित करना चाहती है, मौलाना आजाद को गलत साबित करना चाहती, लेकिन हम हिंदुस्तान के सारे नागरिक हम मौलाना आजाद को सही साबित करना चाहते, जिन्ना और आरएसएस को गलत साबित करना चाहते। हम लड़ेंगे और ये बिल को पास होने के बाद भी हम एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप एमआईएम के जिम्मेदार वर्कर नहीं पदाधिकारी है, तो मेरा एक सवाल ये है कि क्या मुसलमान जो 200 रुपये रोज़ कमाता है और जब ये नागरिकता संशोधन बिल जब अमल में आएगा तो वो अपनी रोटी रोजी की तलाश करेगा या पेपरों की तलाश करेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि कहते इसमें सबको लाइन में लगे रखना है। जो आसाम के अंदर अगर आप डीलर तो हर एक आदमी को, चाहे वो कहते घर का प्रमुख के साथ साथ हर एक बड़े से लेकर छोटे बच्चे तक अपना एफिडेविट देना है, उसको उसकी वंशावली यानी 1970 से पहले अभी तक की वंशावली देना है और सबको एफिडेविट करना है। आज एफिडेविट का खर्चा पकड़ लो तो एक जन का हो गया 100 रुपये आज की हालत में। जब तादाद बढ़ जाएंगी और अधिकारी बोलेगा मैं नहीं मारता तो उस टाइम उसको 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये भी देना पड़ेगा। ये वंशावली, हम हिंदुस्तान के मुसलमान इसमें नहीं आने वाले, मैं बता दे रहा। हिंदुस्तान का मुसलमान यहीं पैदा हुआ है, ये इसने पाकिस्तान जाने से मना किया, हमारी है। लेकिन हमारी तकलीफ यह है कि हमारे लोग आबा और कहते जो लोग थे पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो वंशावली देने में हमारी तकलीफ है। हमारे नामों में गलतियाँ है। मेरा नाम जैसे SHAKIL है, कहीं SHAKEEL हो गया तो वो भी एनआरसी में नहीं आने वाला। ये वंशावली देना, एफिडेविट करना, ये इतनी बड़ी प्रक्रिया है कि जो मुसलमान 200 रुपये भी नहीं कमाता डेली के। हमारा ये कहना है कि अवैधानिक जो डिसीजन आप ले रहे हो, संविधान के दायरे में रह के संविधान के हिसाब से चलिए। अगर संविधान को छोड़ने की, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को छोड़ने की और उसको छूने की कोशिश करोगे तो यहाँ की जनता, ये हिंदुस्तानी जनता, ये भारतीय जनता आपको यहाँ से खत्म कर देगी। इसलिए अपने कहते ताबूत के ऊपर आखिरी कील मत तोड़ो और संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश करो, ये इशारा हम देना चाहते हैं। आप ही के नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नागरिकता संशोधन बिल को फाड़ के फेंक दिया वहीं पे, क्या एमआईएम इसी राह पे चल रही है? बिल्कुल, हम कहते संविधान, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि जिस तरह कहते दक्षिण अफ्रीका में एनआरसी जब लागू हुई थी और वहाँ के हिंदुस्तान के जो जाने वाले लोगों को वो लागू नहीं होता था, इसलिए कहते गांधी जी ने वो एनआरसी बिल को फाड़ा था। उसी की कहते ये करते हुए मैं यहाँ पे एनआरसी का बिल फाड़ता हूँ और हम यही बात करेंगे, जगह जगह कहते एनआरसी का बिल जलाएंगे। और अमेंडमेंट होने के बाद भी जिस तरह साबरीमाला में लोगों ने अब कहते एहतजाज किया है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो गया, ये भी होने के बाद भी हम एहतजाज करेंगे, क्योंकि हम संविधान रहेगा तो हिंदुस्तान का हर नागरिक रहेगा, संविधान नहीं रहेगा तो ये संविधान पे हमला है, इसलिए हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे और जो संविधानी सरकार को हटा के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। सरकार तो बड़े चाव और ठाट के साथ कह रही है कि सरकारों को, मुसलमानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मामला ये है कि लिस्ट में मुसलमानों का नाम ही गायब है। इसीलिए कहीं ना कहीं
खोटी शंका की आशंका मुसलमानों को नज़र आ रही है। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, TNN 24 न्यूज़, नागपुर।